मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। बहुत खौफनाक स्टोरी थी कि यहाँ एक तंदूर में एक लेडी को जला दिया। अब ये सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि तंदूर में। तब ये पता लगा कि इसमें किसी सुशील शर्मा का नाम आया है जिसने ये तंदूर कांड को अंजाम दिया है। लेकिन जब धीरे धीरे कहानी निकल करके आई तो ये कहानी बहुत लंबी चली और इतनी लंबी चली कि इसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था कि सुशील शर्मा नैना साहनी के शव को यमुना नदी में फेंकना चाहता था। दिल्ली के अपराध की कहानियां सुनाने के लिए आज फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हर बार की तरह वरिष्ठ पत्रकार दिनेश वत्स जी भी मौजूद रहेंगे। आज हम किस मसले पर बात करेंगे, किस कहानी पर बात करेंगे, ये दिनेश जी ही बताएंगे। लेकिन इतना तय है कि आप ये पूरी कहानी, पूरा इंटरव्यू सुनेंगे तो आपका उस क्राइम स्टोरी किस तरीके से वो खुली, किस तरीके से पूरी दिल्ली, देश, दुनिया को उसने हिलाया, तमाम चीजें जानेंगे। तो स्वागत करते हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश वत्स जी का। दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दिनेश जी, आज किस कहानी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं? विक्रांत जी, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। बहुत खौफनाक स्टोरी थी। आज जो महीना है वो जुलाई का महीना है। तो ये जो जुलाई का महीना है, जुलाई के महीने में 2 जुलाई की रात को एक बहुत भयानक इंसिडेंट, खौफनाक इंसिडेंट हुआ था जिसे हम तंदूर कांड के नाम से जानते हैं। तंदूर कांड पूरी देश दुनिया में वो जो घटना हुई थी सब हिल गए थे और कहा गया था कि ऐसा क्राइम ना कभी हुआ, ना किसी ने देखा। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि मेरा भी तब लाइफ शुरू हुई थी, जर्नलिज्म मेरा शुरू हुआ था, तब मुझे 2-2.25 साल हो गए थे। बट ऐसा खौफनाक इंसिडेंट मैंने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। और ये इत्तेफाक की बात है, ये कहानी भी कैसे मुझे वहां सबसे पहले पहुंचने का मौका मिला। की कहानी है ये विक्रांत जी कहानी है। ये जो घटना हुई थी ये हुई थी 2 जुलाई की रात को और 3 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे मैं स्पॉट पे पहुंचा था। क्योंकि उन दिनों ना तो मोबाइल फ़ोन थे, ना कोई हमारे पास पेजर हुआ करते थे, ना ही हमारे पास कोई ऐसा मतलब सिस्टम था कि जिससे हम कहानी बहुत जल्दी या कोई घटना हमें बहुत जल्दी जानकारी मिल सके उसकी। तो ये कई ऐसे रीजंस थे। और सुबह के समय जो है करीब 11 बजे मैं घर से अपने ऑफिस के लिए रफ़ी मार्ग, जो मेरा दैनिक जागरण का जो ऑफिस होता था, मैं वहाँ के लिए निकलता था अक्सर। लेकिन उस दिन मैं ये सोच कर के घर से निकला था कि आज मेरे पास कोई कहानी नहीं है। तो दिमाग में एक बहुत विचार चल रहा था, क्योंकि जो हमारे सर थे राजेंद्र त्यागी, जो हमारे चीफ रिपोर्टर थे, वो ये चाहते थे कि कोई अलग से कहानी दिया करें ताकि हमारे अखबार की एक अलग से जो है कुछ एक कहानी जो है वो अलग दिखाई दे इसमें जो है। तो ये एक दिमाग में रहता था कि अच्छी स्टोरी मिल सके। तो जब मैं घर से निकला तो सोच रहा था कि आज कुछ कहानी नहीं है। पर सोचते सोचते मैं जब अशोक रोड पे पहुंचा, अशोका रोड पे, तो वहाँ पहले अशोक यात्री निवास होता था। अशोक यात्री निवास होटल था, उसमें ज़्यादातर लोग, विदेशी लोग ठहरते थे। वहाँ अक्सर कई तरह की घटनाएं होती थी। कभी कोई फूड पॉइजनिंग से किसी विदेशी की डेथ हो गई या किसी ने सुसाइड कर लिया, ऐसे तरह की घटनाएं होती रहती थी। तो ये घटनाएं मेरी जानकारी में थी। तो उस दिन की बात है, ये इत्तेफाक है कि मैं वहाँ कैसे सबसे पहले पहुँचा उस स्पॉट पर। वो हुआ यूँ कि जब मैं अपने रफ़ी मार्ग ऑफिस के लिए निकल रहा था तो वहाँ से जो है अशोक मार्ग जब मैं पहुँचा, अशोका रोड पे, तो मैंने देखा कि एक साइड में जो है, जैसे ये रोड है पूरा, तो इस साइड में जो है क्या नाम से वहाँ पुलिस खड़ी हुई है गेट के बाहर, जो कि अशोक यात्री निवास होटल हुआ करता था। उसके बाहर पुलिस वाले हैं, अंदर पुलिस वाले हैं और 3-4 गाड़ियाँ लगातार खड़ी हुई थी। तो मुझे समझ नहीं आया कि कुछ मतलब क्या हुआ है, कैसे हुआ है। बट मैंने अपना स्कूटर जो है, एक जो अशोक रोड पे जो एक पेमेंट थी जहाँ फुटपाथ है, उस पर मैंने अपना स्कूटर खड़ा किया, लॉक करके मैंने सड़क पार की। सड़क पार करके मैं अशोक यात्री निवास जो होटल था उसकी तरफ में चला। तो वहाँ मुझे पुलिस वालों ने गेट पर रोक लिया। पुलिस वालों ने कहा कहाँ जाना है, किससे मिलना है। तो सामने उस समय जो SHO साहब होते थे कनॉट प्रेस के, निरंजन सिंह जी, उनकी निगाहें मेरी निगाह से, यानी हमारा आई कांटेक्ट हुआ। तो मैंने उनको दूर से ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया। तो मैंने कहा सर, तो उन्होंने फिर किसी पुलिस वाले को इशारा किया कि आने दो इनको। तो तब मैंने एंटर किया और मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो वहाँ जो पूरा दृश्य था वो एक अलग तरह का दृश्य था। मैं मतलब नहीं समझ पाया कि क्या है, कैसे। और ना ही मैंने वो पहली बार कभी मतलब ये सुना था उससे पहले कि बगिया रेस्टोरेंट भी, अशोक यात्री निवास तो पता था, पर उसमें इतना था कि भाई यहाँ कोई पार्टी वार्टी चलती है शाम के समय। तो खैर एनीवे हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने सर से कहा, मैंने कहा सर ये क्या बात है, बड़ी स्मेल सी आ रही है बहुत, एकदम क्या बात हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है। मैंने कहा नहीं सर कुछ तो हुआ है।
तो इतनी सारी पुलिस है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, कुछ तो रीजन है। तो खैर उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि यहाँ एक तंदूर में एक लेडी को जला दिया। ओह, अब ये सुन करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि तंदूर में। मैंने कहा सर वो तंदूर कौन सा वाला? एक तो तंदूर हमने देखा था जिस पर रोटियां सेकते हैं, गोल लंबा सा होता है, बट वो तंदूर कुछ अलग था। वो तंदूर क्या था कि वो जो दीवार थी, होटल की जो दीवार थी जहाँ वो बगिया बारबेक्यू चलता था, उसके पीछे की साइड में जहाँ खाना वाना ये सब चीजें बनती थी, तो वो दीवार के साथ में तंदूर था। तंदूर बहुत बड़ा था, मतलब पूरी बॉडी उसके दीवार से सटा हुआ था। दीवार के साथ ऐसे सटा हुआ था, क्योंकि पुलिस ने वहाँ चौक से ऐसे बनाया हुआ था, और वो बॉडी इस तरीके से जो है ये मतलब उस पर जो है ये मतलब पूरा जो आकृति बनाई हुई थी, तो बॉडी उस तरीके से रखी गई थी। और वहाँ बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह ये सब पड़े हुए थे, और मक्खन वगैरह ये सब तमाम चीजें डाल करके जो है उसको, तो फिर खैर धीरे धीरे उन्होंने मेरे को बताना शुरू किया कि ऐसे ऐसे बॉडी को शिफ्ट कर दिया गया है। एक महिला है नैना साहनी करके, वैसे उसका नाम रवि नैना साहनी था। रवि नैना साहनी, लोग उसे नैना साहनी के नाम से, हाँ, रवि नैना साहनी था उसका पूरा नाम जो था। और तब ये पता लगा कि इसमें किसी सुशील शर्मा का नाम आया है जिसने ये तंदूर कांड को अंजाम दिया है। तो जब उन्होंने मुझे ये बताया कि सुशील शर्मा, तो तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि सुशील शर्मा कौन है। मेरी कोई पॉलिटिकली भी मेरा कोई ज़्यादा ऐसा नहीं था कि मैं बहुत लोगों को जानता था, तो क्योंकि शुरुआत हुई थी जर्नलिज्म की तब धीरे धीरे। तो मैंने कहा सर वहाँ बगिया में एक ना लैंडलाइन रखा हुआ था रेड कलर का, लाल कलर का जो टेलीफोन था। मैंने कहा सर मुझे एक फ़ोन करना है। उन्होंने कहा किसको करना है? मैंने कहा सर मुझे अपने चीफ रिपोर्टर करना है, महेंद्र त्यागी जी हैं, उनको करना है। खैर उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। उस फ़ोन से मैंने एक फ़ोन सर को लगाया और उनको बताया कि सर यहाँ ऐसे ऐसे ये बगिया रेस्टोरेंट जो है, बगिया बारबेक्यू रेस्टोरेंट है अशोक यात्री निवास में, उसमें एक महिला को तंदूर में जलाकर मार डाला है। तो जब, और मैंने कहा किसी सुशील शर्मा नाम का व्यक्ति है, उसका नाम आ रहा है। तो मुझे त्यागी सर ने कहा कि तुम स्पॉट पर बने रहो, कहीं नहीं हिलोगे, बट संजय वोरा जी को फ़ोन कर दो। तो मेरे जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर थे संजय वोरा जी, तो मैंने एक और फ़ोन की अनुमति लेकर के उनको फ़ोन किया, क्योंकि उनके घर पे लैंडलाइन फ़ोन था। मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे सर ये कांड हुआ है और मैं यहाँ पर हूँ। तो ये एक इत्तेफाक था कि मैं सबसे पहले उस तंदूर कांड पे पहुंचने वाला पहला जर्नलिस्ट। तो आपको कब बाद में पता चला कि ये सुशील शर्मा जिसका नाम हो रहा, क्योंकि वो उस समय यूथ कांग्रेस के में शामिल थे, शायद अध्यक्ष भी थे, जी, और बड़े नेता हुआ करते थे, कई प्रदर्शनों में शामिल होते थे, तो ये बाद में पता चला कि वो कांग्रेस से जुड़े हुए? ये बाद में तब पता चला, क्योंकि हमारा उस समय जितना ज्ञान था, जितना अल्प ज्ञान था हमारा क्राइम रिपोर्टिंग के लिहाज से, तो हम पूरे स्पॉट पे बने रहे। हमने सारी चीज़ों को अपनी डायरी में नोट किया, एक एक चीज़ को, कि यहाँ पे फ़ोन था, यहाँ पे ये था, ये तंदूर था, ये तमाम चीज़ें। लेकिन जब धीरे 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 कहानी निकल करके आई, तो ये कहानी बहुत लंबी चली, और इतनी लंबी चली कि इसने पूरे देश को हिला करके रख दिया था। और इसमें जब सुशील शर्मा जिस मंदिर मार्ग में रहते थे, वहाँ ये मर्डर हुआ नैना साहनी का। WZ एरिया मंदिर मार्ग के सामने फ्लैट्स थे, उसमें जो है वो किराए के मकान पर रहते थे। और पहले उनको वहाँ पर नैना साहनी को वहाँ मारा गया था, उनको गोली मारी गई थी, और वो जो गोली थी वो उनके स्कल में लगी थी, खोपड़ी में लगी थी। और ये भी तब पता लगा कि गोली मार करके उसकी हत्या की गई थी, और बाद में तंदूर में उसको जलाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए ये अंजाम दिया गया था। ये तब पता लगा था कि जब नैना साहनी के 2 बार पोस्टमार्टम हुए थे, उसके बॉडी के पोस्टमार्टम 2 बार हुए थे। विक्रांत जी मैं आपको बता दूं, पहली बार में तो पता ही नहीं चला था। अच्छा। लेकिन जब सेकेंड टाइम जब ये पोस्टमार्टम हुआ, तो उनके स्कल से वो गोली निकली। अच्छा। वो बुलेट जो था, तब जो है ये पता लगा कि भाई इसको तो पहले गोली मारी गई है। तो एक तो ये चीज़ हुई। अब बात आई इन्वेस्टिगेशन की। अब जो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन अधिकारी थे, इंस्पेक्टर निरंजन सिंह जी, जो कि SHO हुआ करते थे, और इसमें सबसे पहले जो है अब्दुल कुंजू जो थे, उन्होंने इस केस को मतलब जो है उस रात, यानी 2 तारीख की रात को, जब वो आग लगी, फायर इंसिडेंट हुआ, जब फ्लेम्स उसकी उड़ी तंदूर की, तो वो सबसे पहले अनारो देवी जो बाहर बैठती हैं, आज भी हैं, जब भी मैं उधर से निकलता हूं तो मेरी निगाह यकायक जो है वहां ठहर जाती हैं। तो वो अम्मा अभी भी बैठती हैं अनारो। तो उन्होंने शोर मचाया, उनका शोर सुन करके जो है ये अब्दुल नज़ीर कुंजू जो है वहां पहुंचे थे स्पॉट पे। हालांकि इससे पहले कहा यह भी जाता है कि एक और कोई कांस्टेबल थे, वो पहुंचे थे, लेकिन वो देख नहीं पाए कि भाई क्या। लेकिन कुंजू जो है अशोक यात्री निवास के ऊपर से छत पे जाकर के उन्होंने पूरा जब देखा था, तो वो बॉडी वहाँ थी उस समय। बट ये घटना चूंकि रात की थी, वहाँ से एक त्रिपाल मेरी थी बाहर गेट के पास से ही, वहाँ पे ब्लड वगैरह के पड़े हुए थे, वो मेरे सामने की बात है। त्रिपाल का जो है वो मेरे को भी याद है अभी भी। और ये लोग जब पूरा का पूरा जब पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो वहाँ से
जिस मारुति कार में सुशील शर्मा नैना साहनी की बॉडी को लेकर के मंदिर मार्ग से चला था, उससे पहले उसका प्लान तंदूर में, उसने पहले ये नहीं बनाया होगा मुझे जो लगता है, क्योंकि जो चार्जशीट दाखिल हुई थी उस चार्जशीट में ये बात सामने आई थी कि सुशील शर्मा नैना साहनी के शव को यमुना नदी में फेंकना चाहता था। अच्छा। लेकिन उस दिन इत्तेफाक से शायद नैना साहनी की जो बॉडी थी उसको शायद तंदूर नसीब था। तो जब वो वहाँ पहुँचा आईटीओ पर, तो आईटीओ पर बहुत ट्रैफिक जाम था, जिसकी वजह से सुशील शर्मा को वहाँ से वापस अपने बगिया बार BQ में आना पड़ा। और वहाँ पे जो उसका मैनेजर था केशव, जिसे जो कि फ्रेंच कट दाढ़ी रखता था, तो वो उनके ग्रुप में, यानी कि कांग्रेस जो उनका अपना था, उसमें उनको जो है मतलब मिनी टाइटल का के नाम से भी जाना था केशव को, क्योंकि केशव को पुलिस अरेस्ट कर चुकी थी उसी रात में। तो केशव सबसे पहले अरेस्ट हुआ था, जो कि पहाड़ी धीरज के या डिप्टीगंज के इलाके के रहने वाले थे वहाँ के जो है। तो खैर जब ये धीरे धीरे कहानी निकलने लगी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बढ़ने लगी, तो डे बाई डे हम लोग भी स्टोरी करते थे। हमारे जो कुलीग, हमारे जो सीनियर कुलीग थे संजय वोरा जी, वो भी जो है, तो सब लोग इस पे पूरा का पूरा जो है अलग अलग तरह की कहानियाँ जब फिर शुरू हुई। तो जहाँ तक बात है कि तंदूर कांड में सुशील शर्मा का जो रोल था वो कब और कैसे जो है जब ये पता लग गया, एस्टेब्लिश हो गया, क्योंकि इसमें और भी कई लोग आए थे, 3-4 लोग आए थे जिन्होंने सुशील को भगाने में मदद की, यहाँ से दिल्ली के बाहर भगाने में मदद की। और सुशील की जो गाड़ी थी वो मालचा मार्ग से मिली थी, चाणक्यपुरी के इलाके से, जिसमें शायद वो बॉडी रख करके ये था। हाँ, तो उससे वो भागा, पहले गुड़गांव की तरफ भागा, फिर वहाँ से उनके जो एसोसिएट थे और जिनके नाम उस समय पे आए थे, उन्होंने फिर उसको जो है क्या नाम से सुशील को, वो वहाँ से जयपुर गया। जयपुर से उसने मोदी लुफ्तांसा की फ्लाइट ली, मोदी लुफ्तांसा की फ्लाइट लेकर के वो बॉम्बे पहुंचा। बॉम्बे से शायद आई थिंक वो वहाँ मद्रास भी गया था, मद्रास में जो है बालाजी तिरुपति गया और वहाँ उसने अपने बाल उतरवाए थे। और वो अखबारों में जब वहाँ से जब पहली बार ये हुआ कि जब बाल उतरवाए, तो उसके 2 दिन बाद, यानी कि एक दिन बाद 11 तारीख को दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर थे, कनॉट प्लेस थाना के अध्यक्ष इंस्पेक्टर निरंजन सिंह जी, उनकी टीम ने बेंगलोर से सुशील शर्मा को अरेस्ट किया था। और उस समय उसके पास से लाइसेंसी पिस्टल मिली थी, कार्टेजेस मिले थे। तो इसका मतलब यह है कि जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी वो खुद कैरी कर रहा था उस समय। वो अपनी लाइसेंसी पिस्टल लेके ट्रैवल भी कर रहा था, संभवतः यही है। हाँ, तब जो पुलिस की जो चार्जशीट वगैरह में आई बात आई थी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं अपने पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान, कैसे क्या करना है आप जानते ही हैं। तो दिनेश जी, इसमें नैना साहनी की हत्या क्यों की गई थी, इसके बारे में क्या पता चला था पुलिस को अपनी जांच में? देखिए विक्रांत जी, इसमें जो कहानी निकल करके आई थी उस समय क्या था कि जब यूथ कांग्रेस में रहते समय, नैना भी चूंकि यूथ कांग्रेस से पटेल नगर की रहने वाली थी, रवि नैना साहनी, और ये सुशील शर्मा भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय यूथ के। तो चूंकि कांग्रेस में सबका आना जाना रहता है यूथ कांग्रेस के ऑफिसेज में, तो वहाँ जो है क्या नाम से और भी लोग आते थे। तो रवि की जो है मतलूब जो थे, मतलूब से जो है क्या नाम से जी एक इंटीमेसी, घनिष्ठता तो पार्टी में रहते हो जाती है। तो क्या था कि जिस दिन ये वारदात हुई थी, मतलूब से नैना साहनी का बात करना सुशील को पसंद नहीं था। अच्छा। ये इस बात को लेकर के पहले भी कई बार झगड़ा हुआ था इनके बीच में, और एक सुसाइड नोट भी जो है नैना साहनी ने छोड़ा था, उसमें ये बात आई थी कि सुशील, तुम अपने दामन को कांटों में मत उलझाओ। ये लेटर में लिखा था कि सुशील, तुम अपने दामन को कांटों में मत उलझाओ, ठीक है। तो मतलब इससे वो अंदाज़ा लगाया गया। और जिस दिन ये वारदात हुई, तो जब सुशील शर्मा घर पहुंचा मंदिर मार्ग पे, जिस फ्लैट में ये रह रहे थे लोग किराए पे, वहाँ जब पहुंचा तो वहाँ उसने जो फ़ोन डायल किया, वो फ़ोन सीधा मतलूब के यहाँ जाकर के। अच्छा। तो वो उसको मतलब ज्वेलसी थी अंदर ही अंदर कि भाई ये उससे क्यों बात करती है, कई बार मना कर चुके थे। तो खैर अब उस दिन जो है नैना साहनी जो है उसके टेबल पे जब पुलिस पहुंची थी, तो वहाँ पे वोदका की बोतल वगैरह भी मिली थी, गिलास भी मिले थे, और फायर वगैरह जो है जो किए गए थे उसके भी जो है निशान वगैरह मिले थे। वो पूरा का पूरा ये चीज़ अब चार्जशीट में बिल्कुल एकदम है। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि ये चार्जशीट जो है उस समय 95 में हिंदी में दाखिल हुई थी। अच्छा। हाँ, ये चार्जशीट जो है हिंदी में दाखिल हुई थी 95 में, तंदूर कांड की। आई थिंक 15 पेज की है ये। तो कहने का मतलब ये है कि जब मतलूब के साथ में उसकी घनिष्ठता थी तो सुशील को पसंद नहीं था, और उन्होंने उसको वहाँ पे उसके चलते ये सब सारा का सारा। तो सुशील के साथ भी शादी वगैरह तो नैना ने एक्चुअली मंदिर में, कहते हैं कि मंदिर में शादी की थी, और वो उनके साथ रहने लगी थी पटेल नगर से।
और जब नैना साहनी का चूंकि जो बॉडी थी वो पूरी तरह टोटली चार्ड हो गई थी तंदूर में, तो उनके माता पिता भी उसकी बॉडी को नहीं पहचान पाए थे। लेकिन कहा जाता है कि मतलूब ने बॉडी की शिनाख्त की थी। अच्छा, बॉडी की शिनाख्त मतलूब ने की थी, तो 2-3 चीज़ों से जो है क्या नाम से जी उसने कहा कि ये नैना की बॉडी है। तो वो एक अलग मैटर हो सकता है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो। तो मतलब कहने का ये है कि जो पूरा इंसिडेंट हुआ वो सिर्फ ये था कि कहीं ना कहीं सुशील शर्मा के मन में कुछ इस तरह की बातें चल रही थी, उसको नैना का मतलूब से बात करना, नैना और मतलूब के जो करीबी संबंधों या करीबी जो भी थी वो पसंद नहीं आई, जिस कारण उसने। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज और बताइए दिनेश जी, वो जब बगिया रेस्टोरेंट में पहुंचे तो क्या बगिया रेस्टोरेंट उस समय तक खाली हो जाता था रात को, या किस तरीके से वहाँ पूरी प्लानिंग कैसे की कि बगिया में ला करके तंदूर में डाल देंगे, तंदूर भी जलवाया होगा? नहीं, दरअसल वो क्या है कि बगिया रेस्टोरेंट में जब वो पार्टीज वगैरह चलती थी बारबेक्यू में, तो जो रात के समय जो पार्टीज जो महफिल एक होती थी, ऑर्गेनाइज होती थी, तो वहाँ संगीत का भी कार्यक्रम चलता था, गाने वाने भी चलते थे, सब लोग आते थे वहाँ एंजॉय करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि उस मतलब व्यवस्था की जहाँ तक बात आप कह रहे हैं कि कैसे, मतलब ये क्योंकि वहाँ तंदूर वंदूर तो ऑलरेडी पहले ही थे। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि सुशील शर्मा का उद्देश्य शायद उस वक्त तक, क्योंकि क्या होता है कि जब आदमी ने किसी का मर्डर किया तो वो घबरा जाता है, कहीं पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो क्योंकि उसने अपनी कार में उस बॉडी को रखा और बॉडी को लेकर के पहले वो यमुना में फेंकने के लिए निकला, तो बाद में आया वहाँ तंदूर तक। तो इसलिए आया कि वो सारा का सारा क्या था कि सुशील जब वहाँ पहुँचा तो तब तक किसी को नहीं पता था कि उसकी कार के अंदर बॉडी है। वो अंदर गया, अपने मैनेजर को बोला कि यहाँ की लाइट वाइट बंद कराओ, सबको भगाओ यहाँ से, पार्टी जल्दी खत्म कर दी गई। उस दिन रात को पार्टी जल्दी खत्म करती गई। और फिर हो सकता है कि सुशील के माइंड में यही बातें आई हों कि तंदूर में दे देते हैं ताकि सारे सबूत नष्ट हो जाएं, क्योंकि लेकिन कहते हैं ना कि होनी बड़ी बलवान होती है, होनी को मतलब कोई नहीं टाल सकता है। कहते हैं कि वहाँ मक्खन वगैरह वो सब भी डाला गया था, मक्खन भी डाला गया था क्योंकि वहाँ पे तंदूर था, तो वहाँ पे रोटियां वोटियां सब बनती थी, ठीक है, जो भी खाना वाना बनता था। तो पोस्टर थे, जले हुए पोस्टर बहुत सारे मिले थे वहाँ पे, बैनर थे, होर्डिंग्स थे, जो कि कांग्रेस के जो है क्या नाम से जी वहाँ रखे जाते रहे होंगे, क्योंकि एक तरीके से उनका ऑफिस का भी काम चलता होगा ना, जैसे मान लिया कहीं जाना है आना है, कहीं भी उनको जो है कोई, तो इस तरीके से जो है वहाँ पे वो सब चीज़ें तंदूर में मतलब डाली गई थी। और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मतलब बॉडी जल जाए और किसी को पता ना लगे, इसलिए इसमें मक्खन भी बल्क में डाला गया। तो दिनेश जी, उस समय तो कांग्रेस पावरफुल थी और कांग्रेस के बड़े नेता थे ये, तो क्या राजनीतिक प्रेशर दिखा था कहीं जांच पे, या उस तरीके का नहीं हो पाया था यहाँ पर? नहीं, देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राजनीतिक प्रेशर कुछ चला हो। हो सकता है अपने तरीके से प्रयास किए गए होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल बीट में मैंने जैसे बताया आपको कि मेरा पॉलिटिकल उतना नहीं था, क्योंकि हम लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते थे। बट मैं इतना जरूर कहूँगा, क्योंकि आपने सवाल किया है तो अब तो इतनी समझ है कि भाई हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। बट इतना ज़रूर है कि बहुत सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं जब कोई बड़ा इंसिडेंट होता है तो प्रेशर तो डाला ही जाता है। प्रेशर रहा होगा, यकीनन रहा होगा, लेकिन उस समय जो वरिष्ठ अधिकारी थे, मैक्सवेल परेरा आई थिंक मेरे ख्याल से होते थे उस समय, जो है उस समय नई दिल्ली रेंज के जो है, तो हो सकता है कि वो मतलब बहुत कठोर ऑफिसर थे। और वैसे भी ये इंसिडेंट ऐसा था कि इसमें जो है किसी की हेल्प करना बहुत मुश्किल था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि सुशील शर्मा के जो एसोसिएट थे, जिन्होंने सुशील शर्मा को भगाने में मदद की या कहीं उनको प्रेशर दिया, ठहराने में मदद की, वो ज़रूर खाना नंबर 2 में ज़रूर वो मुलजिम बनाए गए। कॉलम नंबर 2 में थे, वो खाना नंबर 2 में थे। और क्योंकि मेन एक्यूज जो है ये थे, केशव हो गए। केशव ने चूंकि डिस्ट्रॉय ऑफ एविडेंस जो है, क्योंकि वो सब उनके साथ मदद की। केशव को तो साजिश में शामिल बताया था पुलिस, अरेस्ट भी हुआ था, अरेस्ट भी हुआ, लेकिन केशव बाद में बरी हो गया था। केशव बाद में बरी हो गए, लेकिन अभी पिछले दिनों जब कोरोना काल चल रहा था तो सुशील शर्मा, चूंकि उनको सजा हुई और लंबी सजा हुई, आई थिंक मेरे ख्याल से 22 या 23 साल पूरा करने के बाद वो भी कोरोना काल में जेल से रिहा होकर के फिर वो बाहर आए। तो ये एक तंदूर कांड की जो कहानी है ये बड़ी खौफनाक है। बेशक बहुत लंबा समय हो गया, आज 25 और 5 30 साल होने जा रहे हैं। जुलाई का महीना चल रहा है, यही वो जुलाई थी। आज 12 तारीख है। अगर आप चार्जशीट देखेंगे तो 12 तारीख को दिल्ली पुलिस के एसएचओ जो थे, तत्कालीन एसएचओ निरंजन सिंह, उन्होंने आज उसको प्रोड्यूस किया था कोर्ट में, बेंगलोर से अरेस्ट करने के बाद में। आज के दिन वो पेशी हुई थी, आज 12 जुलाई है। क्योंकि ये इंसिडेंट 2 जुलाई की रात को हुआ था और 3 जुलाई की रात को फिर ये अखबारों में कहानियां शुरू हुई थी। तो ये एक ऐसी दास्तान है अपराध की जिसको शायद भुलाए
भूलना भी चाहें तो मेरे को नहीं लगता कि देश के लोग उसको भूल पाएंगे, ये मेरा ऐसा मानना है। हाँ दिनेश जी, बस चलते चलते आखिरी सवाल, उसके बाद भी आप बहुत साल अभी तक कर रहे हैं क्राइम रिपोर्टिंग, इस तरीके का अपराध कभी देखा दोबारा से कि दिल्ली पंचतारा होटल खुलेआम दिन दहाड़े लुटियन दिल्ली, यहाँ से 3 कदम की दूरी पर 100 कदम की दूरी पर संसद भवन है, हर बड़ा दफ्तर है, सुप्रीम कोर्ट 100 मीटर 500 मीटर की दूरी पर है, इस जगह पर, इस वीआईपी जगह पर इतना बड़ा अपराध की लाश जलाने की कोशिश की गई, कभी फिर दोबारा इस तरीके का हादसा कोई देखने को मिला? नहीं, इंसिडेंट तो देखिए तंदूर की तरह तो मतलब मेरी अपनी याददाश्त में मतलब 33 साल हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई खौफनाक भयानक जो है तंदूर कांड की पुनरावृत्ति हुई हो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, इंसिडेंट्स हुए हैं, होटल्स में भी हुए हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, मौका लगेगा तो उनकी कहानी भी हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि ऐसा इंसिडेंट मतलब ये मेरा पहला इंसिडेंट था पूरी लाइफ का, और अब तक के मेरे जर्नलिज्म कैरियर का ये इस तरह का। हालांकि इंसिडेंट हमने बहुत कवर किए हैं, 4-4 मर्डर्स हुए हैं, 5-5 मर्डर्स हुए हैं, वहाँ गोली मार दी गई, वहाँ गोली मार दी गई, ट्रिपल मर्डर हो गए, 4 मर्डर हो गए, एनकाउंटर्स हो गए, ये हो गए। लेकिन क्या है कि इस तरह का जो तंदूर कांड की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तंदूर कांड जैसा खौफनाक ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा, और ये मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ। तो आज हमने आपको, दिनेश जी ने तंदूर कांड से जुड़ी हुई ये पूरी कहानी बताई। दिनेश जी वहाँ पर पहुँचने वाले सबसे पहले पत्रकारों में से थे, क्योंकि वो उस समय एक्सीडेंटली उस रोड से गुजर रहे थे, और पुलिस की भीड़ देखकर एक जर्नलिस्टिक जो दिमाग होता है वो कौंधा कि इसमें क्या है, क्यों इतनी पुलिस आई हुई है। वो अंदर गए तो पूरी कहानी पता चल गई। तो पत्रकार को इसी तरीके से काम करना पड़ता है, अपने आँख नाक कान खोल कर काम करना पड़ता है। और जिस तरीके से पूरे दुनिया ने बाद में देखा था कि तंदूर कांड कितनी विभत्सता से अंजाम दिया गया था, वो किसी से छिपा नहीं है। तो इसी तरह हम कोशिश किया करेंगे कि दिल्ली के अपराध, दिल्ली एनसीआर या आसपास के अपराध के बारे में आपको हर शनिवार को जानकारी दें। कोशिश ये रहेगी कि हर शनिवार को किसी एक ऐसे अपराध के बारे में दिनेश वत्स आकर बताएं जिसने दिल्ली को, देश को, दुनिया को हिला दिया था। तो अभी के लिए, फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और दिनेश जी को दीजिए अलविदा। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। धन्यवाद।